नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पाठक मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के नए कार्यक्रम स्मार्ट निवेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्मार्ट निवेश कार्यक्रम में हम जानेंगे फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी, और वो भी खास और नए अंदाज में। तो आइए देखते हैं क्या है नया और ख़ास। आज के एपिसोड में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़ी निवेश की बारीकियों के बारे में। तो आइए मिलते हैं आज के खास मेहमान से, आशीष पोपट जी से। आशीष जी आदित्य बिरला ग्रुप में रीजनल मैनेजर के रूप में कार्यरत है, और आज उनका इंटरव्यू लेंगे हमारे टीपीडी के मैनेजर सागर रूपारेल जी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। नमस्कार, मैं मारवाड़ी शेयर्स एंड फाइनेंस के इस नए पॉडकास्ट सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है स्मार्ट निवेश। तो इस पॉडकास्ट के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आशीष पोपट, जो है रीजनल हेड आदित्य बिरला एएमसी के। तो आशीष भाई, वार्म वेलकम टू द शो। थैंक यू सागर भाई। इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी और आनंद अनुभव हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये जो पॉडकास्ट जो है वो बहुत सारे व्यूअर तक जाए, जो इस पॉडकास्ट का महत्व है वो बेहतरीन तरीके से सबको समझ में आए। तो दैट इज विद माय ऑब्जेक्ट। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। सिंस ये हमारा पहला पॉडकास्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम इस पॉडकास्ट में बहुत ही बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। हालांकि ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस पर थोड़ा इलाबोरेट करें सर। सो म्यूचुअल फंड इज अ इन्वेस्टमेंट टूल, जहाँ पे निवेशक जो है अपना पैसा हमारे काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ऑप्शंस के द्वारा अपने लंबे भविष्य के गोल के आधारित निवेश कर सकता है। जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा आ रहा है वो बहुत सारे निवेशकों का एक पूल ऑफ क्रिएट होता है। वहाँ से हम पूल ऑफ क्रिएट किया हुआ पैसा जो है वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। तो दैट इज सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। राइट। इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए, कितने टाइप्स रहते हैं म्यूचुअल फंड में सर? म्यूचुअल फंड में सागर भाई 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हुआ करते हैं। महत्वपूर्ण जो फंड्स है उसमें इक्विटी कैटेगरी होता है, जो लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आपको पहुंचाने के लिए आपको उपयुक्त है। दूसरा जो है वो डेट यानी कि फिक्स इनकम, जो आपको स्टेबल तरीके से फिक्स इनकम के हिसाब से आपको रिटर्न देता है। तीसरा जो कैटेगरी है वो इक्विटी और फिक्स इनकम दोनों का मिक्स होकर उसको बोला जाता है हाइब्रिड कैटेगरी, जिसमें इक्विटी का भी निवेश रहता है और फिक्स इनकम का भी निवेश होता है। तो वो तीसरा ऑप्शन होता है, वो है हाइब्रिड फंड्स। राइट। तो बेसिकली 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, इक्विटी, डेट एंड उस दोनों का मिक्सचर, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड। तो अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आजकल देखा गया है कि लोगों का डायरेक्ट स्टॉक्स के प्रति भी काफ़ी सारा इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज दे आर हैविंग लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी ने टिप दे दिया, कहीं से कुछ हमने जान लिया, मनी कंट्रोल देख लिया, तो काफ़ी सारी चीज़ों से उनको एडवाइजेस मिलती है। तो मुझे ये समझना है कि अगर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है तो एक निवेशक डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करे? जी, आज के तारीख में सवाल बहुत बेहतरीन है। द ओनली एंड बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस इज कि आज स्टॉक्स में निवेश करना जितना आसान है, उतना ही म्यूचुअल फंड में इतना आसान समझ में नहीं आ रहा है उतना ही आसान। तो पहला तो डिफरेंशिएटर ये है। दूसरा, स्टॉक्स आप खरीदे या तो जैसे आपने बताया कि आपके किसी दोस्त ने आपको टिप दी, या तो आपने कहीं टीवी न्यूज पे चैनल पे कोई न्यूज पे देख लिया कि ये स्टॉक खरीदना चाहिए, तो उस हिसाब से आप स्टॉक खरीदते हो। बट स्टॉक्स में सबसे बड़ी दुविधा ये हो रही है सर कि स्टॉक्स में ज्यादातर जो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो स्पेसिफिक सेक्टर या तो स्पेसिफिक स्टॉक में बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपके 10,000 रुपए का स्टॉक जो है वो डाइवर्सिफाइड सेक्टर में निवेश किया जाता है, जहां पे म्यूचुअल फंड्स आपको 500 रुपए से लेकर जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आपके छोटे निवेश को भी डाइवर्स करके रखता है, जिसमें आप स्टॉक्स भी गिन सकते हो। बहुत सारे स्टॉक्स जहाँ पे 60 से 70 स्टॉक्स में आपका निवेश होता है, वैसे ही डाइवर्सिफाइड सेक्टर में निवेश होता है। किसी एक सेक्टर में ना इन्वेस्ट किए हुए बहुत सारे सेक्टर में निवेश होता है, जो आपके रिस्क को एडजस्टेबल इन्वेस्टमेंट तरीके से भी बोला जाता है। तो डायरेक्ट इक्विटी इज अ रिस्कियर, vis-a-vis mutual funds is a more diversified. That is why it has a potential
to deliver risk-adjusted return over a period of time. तो मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में उन्हीं लोगों को करना चाहिए अगर उनके पास एक्सपर्टाइज है, टाइम है, अगर मार्केट में वो देख रहे हैं, स्टॉक एनालिसिस कर सक रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड अपना मेंटेन कर सक रहे हैं, तो आप डायरेक्ट स्टॉक में जाइए। या तो फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है बट यू स्टिल वांट टू पार्टिसिपेट इन द इक्विटी मार्केट, तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए जा सकते हैं, जहां आपका पूरा जो रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाई हो जाता है और रिटर्न आपको अच्छा उसमें मिलता है। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। आगे बढ़ाते हुए एक और फंडामेंटल क्वेश्चन की तरफ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि SIP एंड लमसम, ये टर्म्स तो बहुत बार यूज़ होते हैं, काफ़ी लोग इन्वेस्ट भी करते हैं, किसी की SIP चालू है, लमसम चालू है, बट मैं थोड़ा सा इस पे डिटेल में आपसे जानना चाहूँगा कि SIP क्या होता है एंड लमसम क्या होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बट नीड्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग ऑन दिस स्पेसिफिक एस्पेक्ट। जैसे आपको कहीं जगह पे पहुंचना है तो उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, वैसे ही निवेश के दो रास्ते आपको आपकी मंजिल, जो आपकी जो फाइनेंशियल गोल्स है उस तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो SIP है और दूसरा लमसम है। SIP मानी धीरे धीरे बाजार के हिसाब से आपका पैसा निवेश हो रहा है। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 12,000 रुपए है तो 12 किस्तों में आपके 1,000 रुपए निवेश हो रहे हैं, उसको SIP बोला जाता है, जिसका फायदा और अपना ही एक नुकसान होता है। अगर समझो मार्केट में हर महीने मार्केट गिरावट पे जा रहा है तो आपका पैसा जो है कम NAV पे हर महीने प्रति माह निवेश हो रहा है, तो वो एक आपका एडवांटेज बन जाता है। अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो आप SIP से भी कर सकते हो और लंबी अवधि के लिए लमसम से भी, यानी कि एक साथ जमा पूंजी से भी कर सकते हो। SIP किन लोगों के लिए सूटेबल है? तो जो अपने पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं जमा कर पाए हैं और जिसको मार्केट में निवेश करना है पर उसको तनख्वाह हर महीने महीने आ रही है या तो महीने कुछ आय आ रही है, उसको निवेश करने के लिए बेस्ट ऑफ द वे है SIP। दूसरे जिसके पास कुछ पैसे जमा है या तो उसको 3 या 6 महीने में कुछ अमाउंट आ रहे हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है लमसम, यानी एक साथ किए हुए पैसों में आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि जो SIP का सबसे बड़ा फायदा है कि मार्केट की हर एक महीने में ऊपर नीचे की पोजीशन पे आपका पैसा जो है वो निवेश हो रहा है, तो वहां पे आपको एक अपनी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग की बेनिफिट मिलती है। बट अगर लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो दोनों ही रास्ते सही है टू रीच योर डेस्टिनेशन ऑफ फाइनेंशियल जर्नी। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन। तो आपने जैसे बताया कि ये दोनों ही अलग रास्ते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, कोई भी सही या गलत इसमें नहीं है। जैसे इन्वेस्टर की कैपेसिटी है, जैसे इन्वेस्टर की फ्लो ऑफ इनकम है, वैसे वो सिलेक्ट कर सकता है। रेगुलर इनकम वाले लोग हैं जो अगर सैलराइड है या कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है तो SIP के मोड जा सकता है कि उसका रेगुलर इनकम आ रहा है, वो रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहा है। और अगर कोई बिजनेसमैन है जिनका कोई इनकम फिक्स हर मंथ का नहीं रहता है तो वो लमसम में भी जा सकते हैं, लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली रिटर्न उनको मिलना ही है बिकॉज वो म्यूचुअल फंड्स में ही जा रहे हैं। दो रास्ते। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर अभी हम बहुत ही एक हॉट टॉपिक पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ विच इज़ NFO। आजकल मार्केट्स में आप देखेंगे तो काफ़ी सारी AMC के काफ़ी सारे स्कीम्स के NFO हैं। अगर मैं आपसे डेटा के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो पिछले साल देयर वर अराउंड 180 NFOs विच वर लॉन्च एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें आया था। इस साल भी YTD अब तक अगर हम देखें तो 120 या उससे भी ज़्यादा NFO लॉन्च हो गए हैं एंड उसमें भी काफ़ी सारा रकम आया है जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर ऐसा तो क्या खास है NFO में, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन NFO है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद सागर भाई। ये क्वेश्चन आज के मार्केट में बहुत ही ज्यादा उम्दा महत्व रखता है क्योंकि जितने भी न्यू फंड्स ऊपर आ रहे हैं उसमें अपनी ही एक स्पेसिफिक एक यूनिकनेस है। आपके लिए कितना अच्छा है और क्यों अच्छा है या आप अपने फाइनेंशियल वितरक या तो डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके जान सकते हैं। बट व्हाट आर द NFO? NFO का मतलब क्या है? तो NFO यानी न्यू फंड ऑफर, जो 10 रुपए के प्राइस यूनिट पे आपको मार्केट से खरीदना होता है, जो कुछ एक अवधि के लिए खुलता है, फिर वो लाइव हो जाता है मार्केट में।
उसके बाद मार्केट में वो जो यूनिट का प्राइस है उस हिसाब से आपको खरीदना है, बेचना होता है। दैट इज अ सिंपलेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनएफओ। अगर हम एनएफओ की अच्छी बात की बात करें तो दे आर हैविंग सम टाइम होराइजन। अगर आपको आज निवेश करना है तो आप मार्केट में ऑन गोइंग स्कीम कोई भी चल रहा है तो वो जो मार्केट प्राइस पे उसकी आपको खरीदारी करनी होती है और उसका जो वैल्यूएशन है वो वही आपके लिए एप्लीकेबल हो जाता है। बट न्यू फंड ऑफर आर हैविंग सम लीव है। जो आपका पैसा जो आप हमें मुझे निवेश करने के लिए दे रहे हैं वो 30 से 45 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मार्केट में निवेश हो रहा है। यानी कि आपसे अच्छा जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है वो अच्छे तरीके से अच्छे वैल्यूएशन पे न्यू फंड ऑफर द्वारा निवेश करते हैं। तो दैट इज टू एडवांटेज टू म्यूचुअल फंड स्पेशली न्यू फंड ऑफर। दूसरा उसका रुझान या तो उसका जो सिक्के का दूसरा बाजू है वो ये है कि आपको कोई ट्रैक रिकॉर्ड देखना नहीं मिलता है कि ये फंड कैसा किया हुआ है। तो आपके लिए वो समझना जरूरी है कि मैं मेरा जो हार्ड अर्निंग पैसा है वो कौन से फंड में लगाऊं और कितने दिनों के लिए लगाऊं। सो दैट इज फॉर द एनएफओ पार्ट सर। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि एनएफओ के एडवांटेजेस भी है बहुत सारे और बहुत सारे तो नहीं बोल सकते बट एक आध दो कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। जनरली हम इन्वेस्टर से मिलते हैं तो उनका यही रहता है कि सर एनएफओ में लगाना है बिकॉज वो 10 रुपये के एनएवी पे मिल रहा है तो आप लगा दो तो ऊपर ही जाएगा। बट हालांकि वैसा नहीं है। 10 रुपये के एनएवी अभी मिल रहा है वो मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से ही वो रिटर्न देगा। तो जैसा एक और चीज़ आपने बताया कि अगर आपको एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र, वो चाहे आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, चाहे बैंक हो सकता है, चाहे सीए हो सकता है, जिससे आप भी इन्वेस्ट करते हैं उसकी आप पहले सलाह लें, उसके बाद ही आप एनएफओ में इन्वेस्ट करें। बट मेरा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तरफ से एक क्वेश्चन है बिकॉज काफ़ी सारे लोग आजकल डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका कोई भी एडवाइज़र या नहीं रहता है। तो कुछ अगर आप हिंट दे सके 2-4 चीज़ का कि अगर कोई एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहता है, सिंस पास्ट रिकॉर्ड तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं, तो क्या उन चीज़ों पे फोकस करके वो एक एनएफओ अपने लिए सिलेक्ट कर सकता है इन्वेस्टर? तो फंड हाउस जिसके न्यू फंड्स ऑफर आ रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड दिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही उसका एक इनकम और या तो उसका एक क्रेडिटेबिलिटी रहता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि आदित्य बिरला ग्रुप है या तो कोई और म्यूचुअल फंड्स ग्रुप है जिसका इतने सालों से इंडस्ट्री में अपना दबदबा है। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है जो अपना 30वां साल इंडस्ट्री में अभी ये महीने को ये साल में खत्म करने को आ रहा है। तो इतने अच्छे क्रेडिट वाले फंड्स अगर न्यू फंड्स ऊपर लेकर आ रहे हैं तो वहाँ जरूर आपको देखना चाहिए। दूसरा, आपको अगर लंबी अवधि के लिए आपको निवेश करना है तो आप नॉर्मल डाइवर्सिफाइड को छोड़कर कुछ थीमेटिक या तो सेक्टरल फंड में निवेश कर सकते हो। बट उससे आपको 2 चीज देखनी पड़ेगी कि मुझे फंड कितने टाइम के लिए निवेश करना है, मुझे कितने दिनों बाद ये पैसे की जरूरत पड़ेगी और मुझे ये फंड मार्केट में वॉलेटिलिटी के हिसाब से सूटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। सो दैट वन हैज टू थिंक बाय नोइंग दिस। उसको पहले डिस्ट्रीब्यूटर से अपना फंड का या तो निवेश का बात करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको निवेश करना चाहिए। सो बेसिकली अगर किसी को न्यू फंड ऑफर में इन्वेस्ट करना है तो मैं समझ रहा हूँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक है फंड हाउस। अगर फंड हाउस का ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देख रहे हैं अच्छा है तो आप उसमें फंड हाउस में जा सकते हैं। सेकेंडली, आपका टाइम होराइजन क्या है। अगर आप थीमेटिक या सेक्टोरल एनएफओ में जा रहे हैं तो उस हिसाब से आपका टाइम ड्यूरेशन रहना चाहिए तो ही आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सर एक और इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि काफ़ी हम जो क्लाइंट से मिलते हैं तो हम ये जानते हैं कि फ़ंड मैनेजर को भी वो लोग देखते हैं या हम लोग भी देखते हैं कि फ़ंड मैनेजर कितने टाइम से है एएमसी के साथ जुड़ा हुआ या क्या उनका पास्ट परफॉर्मेंस रहा है। तो क्या ये भी एक फैक्टर हम देख सकते हैं फंड मैनेजर को भी कि कौन सा फंड मैनेजर है और उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है और फिर हम सिलेक्ट करें एनएफओ? सर वो इतना मायने मेरे हिसाब से इतना मायने नहीं रखता है क्योंकि अगर फंड हाउस और प्रोसेस आपके अच्छे हैं तो फंड मैनेजर का इतना महत्व नहीं रहता है। महत्वपूर्ण है बट सिर्फ फंड मैनेजर को देखकर हम अपना निवेश नहीं बनाए रखना चाहिए। फंड हाउस क्रेडिटेबिलिटी देखना चाहिए और काफी सारे फंड हाउसेस आर वेल एस्टैब्लिश, उसका खुद का एक प्रोसेस रहता है जिसमें फंड मैनेजर का महत्वपूर्ण जो रोल है वो और अच्छे से करता है अगर आप अच्छे फंड हाउस के साथ, प्रोसेस ओरिएंटेड फंड हाउस के साथ अपना पैसा निवेश करते हैं।
ओके, तो मेरे हिसाब से कंबाइंड ऑफ एवरीथिंग आपको देखना चाहिए, ना कि कोई एक चीज़ या फंड मैनेजर पे फोकस कर लिया या एएमसी पे। कंबाइंड आप देखिए, एएमसी अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ऑफकोर्स फंड मैनेजर भी आप देखें, फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन बनाएं। राइटली एक्सप्लेन सर। अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हुए कि इसी एनएफओ के दौर में आदित्य बिरला एएमसी बहुत ही, जैसे आपने बताया कि 30 साल से ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है, तो वो भी एक अपने फंड के साथ बाहर आए हैं, जिन कॉन्ग्लोमरेट फंड। तो उस पर आप थोड़ा इंसाइट्स बताइए सर, कि उसमें कौन लोग इन्वेस्ट करें, कितने टाइम के लिए करें। जो आज की तारीख में कॉन्ग्लोमरेट फंड हमने शुरू किया हुआ है, वो 5 तारीख से मार्केट में खुला हुआ है और 19 दिसंबर तक मार्केट में 10 रुपए की नींव पर आप परचेज कर सकते हो। ओपन है अभी। कॉन्ग्लोमरेट, जैसे सागर भाई, कॉन्ग्लोमरेट क्या है जी? तो मिनिमम जो हम लोग सुनते आ रहे हैं, एक से ज्यादा बिजनेस ग्रुप इन्वॉल्व होना चाहिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है बड़ा होना चाहिए। और हम लोग कॉन्ग्लोमरेट्स के बारे में पूछे तो कॉन्ग्लोमरेट्स वो लोग हैं जिसका नाम हम बचपन से या तो हमारे दादा परदादा के वक्त से हम सुनते आए हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, मुरुगप्पा ग्रुप हो गया, अदानी जी हो गए, अंबानी जी हो गए। ये सारे ही ग्रुप्स जो है, इसको हम कॉन्ग्लोमरेट्स के तरीके से तौर से जाने जाते हैं। सो दीज आर द वेरी सिंपल जो फंड हम लोग लेकर आए हैं, वो अपने हिसाब से इंडस्ट्री का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और वेरी यूनिक इन द मार्केट, जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के कॉन्ग्लोमरेट्स में निवेश कर रहा है, जो आपकी आने वाली जो पूछते हैं उसको लाभदायी करने के लिए ये फंड हमने लॉन्च किया हुआ है। इसमें बेहतरीन निवेशकों के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट और बेहतरीन सेक्टर का समावेश किया जाता है। सो दिस इज हाउ दिस कॉन्ग्लोमरेट फंड स्टैंड्स फॉर। धन्यवाद आशीष जी और सागर जी, हमें म्यूचुअल फंड के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि म्यूचुअल फंड में कैसे स्मार्ट निवेश हो सकता है। मिलते हैं नए एपिसोड में नए लोगों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक इन्वेस्ट वाइजली एंड इन्वेस्ट स्मार्टली। थैंक यू।